कभी सोचा है कि एक धमाका पलक झपकते ही क्यों हो जाता है, जबकि लोहे में जंग लगने में सालों लग जाते हैं? हमारे चारों तरफ होने वाले बदलावों की रफ्तार अलग अलग क्यों होती है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे, वो विज्ञान जो इन सभी चीजों की स्पीड को कंट्रोल करता है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है, हीरा सदैव ही हीरा रहता है। ये मजबूती और हमेशा साथ रहने वाली किसी कीमती चीज का प्रतीक है। हम इसे सुनते हैं और मान भी लेते हैं, है ना? लेकिन एक मिनट, क्या विज्ञान भी इस बात को मानता है? क्या साइंस की दुनिया में भी हीरा हमेशा के लिए होता है? यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, मजे की बात यह है कि विज्ञान, खास तौर पे थर्मोडायनामिक्स, हमें बताता है कि सामान्य हालात में कार्बन का सबसे स्टेबल रूप ग्रेफाइट है। हाँ, वही ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल की नोक में होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर चमकता हुआ हीरा असल में एक मामूली ग्रेफाइट के टुकड़े में बदलना चाहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हीरे ग्रेफाइट बनना चाहते हैं तो बनते क्यों नहीं? भाई, इस पहेली का जवाब छिपा है केमिकल काइनेटिक्स में, यानी स्पीड के विज्ञान में। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कोई बदलाव हो सकता है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये कि वो कितनी तेजी से होगा। अच्छा, तो इस हीरे के राज को खोलने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को नापा कैसे जाता है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो ये रिएक्शन रेट आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये वो स्पीड है जिससे कोई शुरुआती चीज, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, एक नई चीज यानी प्रोडक्ट में बदल जाती है। इसे हम ये देखकर नापते हैं कि एक तय समय में किसी पदार्थ की मात्रा कितनी बदली, मतलब कोई चीज कितनी तेजी से बन रही है या फिर खत्म हो रही है। इसे समझने के लिए एक कार ट्रिप का उदाहरण लेते हैं। एवरेज रेट मतलब पूरी ट्रिप की आपकी औसत स्पीड। वहीं इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है किसी भी एक पल में आपकी कार के स्पीडोमीटर पर दिखने वाली स्पीड, बिल्कुल उसी वक्त की एकदम सटीक रफ्तार। तो अब हम स्पीड नापना तो जान गए हैं, पर अगला बड़ा सवाल ये है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या किसी रिएक्शन को अपनी मर्जी से तेज या धीमा किया जा सकता है? अरे बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारे हाथ में ऐसे कौन से कंट्रोल नॉब्स हैं जिन्हें हम रिएक्शन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए घुमा सकते हैं? मोटे तौर पर 3 हैं। रिएक्टेंट्स की मात्रा, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, हम उसे कितना गर्म या ठंडा कर रहे हैं यानी टेम्परेचर, और क्या हम किसी हेल्पर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कैटलिस्ट कहते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जब हम एक चीज नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को 2 गुना करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड, हैरान करने वाली बात है, 4 गुना हो जाती है। लॉजिक सिंपल है, रिएक्ट करने के लिए जितनी ज्यादा सामग्री होगी, मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे और रिएक्शन उतना ही तेज होगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। इसका तो सीधा सीधा असर होता है। एक अंगूठा नियम ये है कि टेम्परेचर में हर 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से कई केमिकल रिएक्शन की स्पीड लगभग 2 गुनी हो जाती है। इसीलिए तो हम खाने को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं। ठंडा तापमान रिएक्शन को धीमा कर देता है। और फिर आते हैं कैटलिस्ट। इन्हें आप एक तरह का केमिकल मैच मेकर समझ सकते हैं। ये रिएक्शन की स्पीड को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद प्रोसेस में हिस्सा लेकर खत्म नहीं होते। वो बस काम को आसान बनाकर निकल जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी रिएक्शन को होने के लिए एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना है। इसमें बहुत एनर्जी लगेगी, है ना? अब कैटलिस्ट क्या करता है? वो उस पहाड़ के बीच से एक सुरंग बना देता है। रास्ता आसान, मंजिल वही, लेकिन अब वहां बहुत कम मेहनत और बहुत तेजी से पहुंचा जा सकता है। पर एक मिनट, ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर लेवल पर काम क्यों करती हैं? मतलब कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बदलते कैसे हैं? इसका जवाब है कोलिजन थ्योरी में। इस थ्योरी का फंडा बहुत सिंपल है। रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना जरूरी है। सीधी बात, नो बकवास। टक्कर नहीं तो रिएक्शन नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हर टक्कर से रिएक्शन हो जाता है? अगर ऐसा होता तो सारे रिएक्शंस तो पलक झपकते ही खत्म हो जाते। सच तो ये है कि हर टक्कर कामयाब नहीं होती। तो एक टक्कर को सफल बनाने के लिए, मतलब एक ऐसी टक्कर जिससे रिएक्शन हो, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, टक्कर में जरूरी एनर्जी हो, और दूसरी, टक्कर सही एंगल पर हो। पहली शर्त है एनर्जी।
मॉलिक्यूल्स को बस टकराना नहीं है, उन्हें जोर से टकराना है, इतनी जोर से कि उनके पुराने बॉन्ड्स टूट सके। साइंस की भाषा में कहें तो उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी नाम के एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। और दूसरी शर्त है सही एंगल यानी ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल्स का सही तरीके से टकराना जरूरी है ताकि नए बॉन्ड्स बन सकें। ये कुछ वैसा ही है जैसे ताले में चाबी लगाना, जोर कितना भी लगा लो, अगर चाबी सही एंगल पर नहीं है तो ताला नहीं खुलेगा। तो ठीक है, ये सब थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसका असल दुनिया में क्या काम? चलिए अब उस पर आते हैं कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे हीरे वाले सवाल पर। अब हम जानते हैं कि हीरे को ग्रेफाइट में बदलने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो बहुत बहुत ज्यादा है। एक बहुत ऊंचा एनर्जी का पहाड़ है ये। नॉर्मल टेम्परेचर पर कार्बन एटम्स के पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि वो इस पहाड़ को चढ़ सकें। तो हाँ, ये बदलाव मुमकिन तो है, पर इतना ज्यादा धीमा है कि इसमें अरबों साल लग जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकली वो कहावत सही है, हीरा हमेशा के लिए है। और ये स्पीड कंट्रोल ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। खाने को फ्रिज में रखकर खराब होने से बचाने में, दांतों की वो फिलिंग जो मिनटों में सेट हो जाती है, कार के इंजन में पेट्रोल के जलने को कंट्रोल करने में, और दवाइयों को असरदार तरीके से बनाने में, हर जगह काइनेटिक्स का खेल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केमिकल काइनेटिक्स को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत देता है। यह हमें सिखाता है कि ज़रूरी चीज़ों को तेज़ कैसे करें और जो हमारे लिए ठीक नहीं है उसे धीमा कैसे करें। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, रिएक्शंस की स्पीड पर इस तरह की मास्टरी हासिल करके भविष्य में हम और कौन सी नामुमकिन लगने वाली चीज़ों को मुमकिन बना पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियां देंगी।